हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें कि हम पीवाईक्यू नंबर 36 को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको अगर नहीं पता है कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको बता दें कि ये एमएससी जूलॉजी और जो भी बच्चे सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, जिसका फॉर्म भी निकल आया है जून में, तो उसी से रिलेटेड हम ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं। हर वीक में हम न्यू चैप्टर को ऐड करते हैं। जैसे कि इस वीक में हमारा इवोल्यूशन चल रहा है, नेक्स्ट वीक से हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट होगा। तो उसी तरह हम हर वीक न्यू चैप्टर को ऐड करते हैं। ये पीवाईक्यू नंबर 36 होगा, जिसमें कि हम डेली एवरीडे पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 6+ क्वेश्चन को रेडी करने का हमारा चैलेंज होता है, जिससे कि हम 6+ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट 10 से 15 ईयर पीवाईक्यू ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन, डिटेल सॉल्यूशन एंड टाइम सेविंग टिप्स के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और फिर एंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी हमने कई सारे सेशन लिए हैं, तो उसको आप अगर देखना चाहेंगे तो चैनल पे क्लिक करके आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगी अगर आप डेली पीवाईक्यू नहीं लगा पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारी वीडियो केवल 10 से 15 मिनट की होती है। वो आप दिन में किसी भी टाइम निकाल कर देख सकते हैं, और ये हर दिन मॉर्निंग में इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है, हर सेशन की वीडियो को, जिससे कि आप दिन भर में कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हैं। और आपको पता है क्या करना है आगे, हमारे चैनल पे इस स्लाइड में क्वेश्चन शो होंगे, उसका आप आंसर दीजिएगा। आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शो होंगे उनका आंसर मिलाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, AI ओपरिन, जिसको कि आप जानते होंगे, इन्होंने कई सारे मॉडल, इन्होंने एक केमिकल सिंथेसिस का मॉडल दिया था बायोमॉलिक्यूल्स का। तो उन्होंने क्या बताया था कि पोस्टुलेट दैट कोलाइडल एरोज इन द सी ड्यूरिंग द प्राइमोडियल स्टेज द अर्थ ही रेफर टू एज देम। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो कोलाइडल एक पार्टिकल बना था सबसे पहले प्रिमिटिव अर्थ में, उनको इन्होंने किस नाम से दिया था, उनको उस कोलाइडल पार्टिकल को उसको इन्होंने क्या नाम दिया था। तो प्रोटोबायोन्ट्स सेल होती थी, प्रिमिटिव सेल्स को कहा गया था। माइक्रोस्फेयर्स, कई सारे लिपिड के मॉलिक्यूल जब किसी मॉलिक्यूल के चारों ओर आ जाते हैं तो उन्हें माइक्रोस्फेयर कहा जाता था। ये बड़ी स्फेयर थी। इसका ये नाम जो दिया गया था, ये नाम आपका दिया गया था, एक स्टैनले करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कोसर वेट ड्रॉपलेट्स, तो ये बात करें तो ऑपरिन ने जो सबसे पहले कोलाइडल एरोस कहा था, कोलाइडल जो पार्टिकल थे उनको इन्होंने कोसर वेट ड्रॉपलेट्स कहा था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। स्फेरुल्स जो कह रहा है ये एक स्फेरिकल पार्टिकल का जनरल नेम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा, उसका आंसर दीजिएगा। Which one among of the following is the most important factors in स्पेसिएशन। यानी स्पेसिएशन आपको पता होगी कि दो स्पीसीज एक जियोग्राफिकल एरिया में कहीं रहती हैं, वो बाद में क्या हो जाती हैं, स्पीसीज अलग अलग बढ़ जाती हैं, जिससे कि स्पीसीज अलग अलग हो जाती हैं बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पहला बोला जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन किसी भी आपके नेचुरल एक्टिविटी, जैसे कि बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, जैसे कि माउंटेन, रिवर, तो इन सारी चीज़ों से जो होता है उसे जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेसिएशन में नहीं होता, क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर आने के बाद वो हट भी सकते हैं, जैसे कि कई जगहों पे देखा गया। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन इसका आंसर नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक मेन कारण होता है स्पेसिएशन का, क्योंकि स्पेसिएशन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से स्पीसीज क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो जाती हैं, तब उन्हें हम डिफरेंट स्पीसीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सबसे सही ऑप्शन होगा। इथोलॉजिकल आइसोलेशन की बात करें तो एक सेम एरिया में डिफरेंट इकोलॉजी, डिफरेंट हैबिटाट में जो स्पीसीज रहने लगती हैं उसे हम इकोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं, इथोलॉजिकल, जिसमें कि कई सारे उनकी एक्टिविटी अलग हो जाती हैं, बिहेवियरल एक्टिविटी अलग हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इथोलॉजिकल आइसोलेशन भी स्पेसिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। इकोलॉजिकल आइसोलेशन की बात करें तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। सबसे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो गए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है उसको डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंस टू शो दैट द बर्ड इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल। यानी ऐसा कौन सा एविडेंस है जो प्रेजेंट करता है कि बर्ड जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं।
पहला बात कर रहा है स्केल्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर सेड एंड रिप्लेस्ड। तो ये ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आपका क्या होता है कि जो बर्ड में स्केल्स होती हैं आप उनके टेल के पार्ट में, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेड हो जाती हैं यानी गिर जाती हैं। उसी तरह रेप्टाइल में भी आपने देखा होगा कि जैसे स्नेक में आपने देखा होगा कि उसकी स्केल्स जो होती हैं बॉडी की वो भी सारी गिर जाती हैं। तो ये ऑप्शन ज़्यादा हद तक सही है, लेकिन बाकी के ऑप्शन को भी देखते हैं। बोन्स ऑफ सम रेप्टाइल्स एंड न्यूमेटिक लाइक बर्ड। तो बोन्स की बात कर रहा है, तो बोन्स तो रेप्टाइल की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी सॉलिड होती हैं, लेकिन अगर बर्ड में बात करें तो ये आपकी क्या होती है, हॉलो बोन होती है, खोखली बोन देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं सही होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस एविडेंस नहीं है जो दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक बता पाए। प्रेजेंस ऑफ पाइगोस्टियल इन रेप्टाइल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ सिनाप्सिड स्कल्स इन द ओविपेरस नेचर, तो ये सिनाप्सिड स्कल्स नहीं पाई जाती हैं, डायप्सिड स्कल्स देखने को मिलती हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। बर्ड्स में सिनाप्सिड स्कल्स नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे सही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उनमें से हमें सबसे सही स्टेटमेंट बताने कौन से होंगे। तो यहाँ बोला विंग ऑफ इंसेक्ट एंड द बर्ड्स आर होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं कि ओरिजिन क्या होती है, किसी भी ऑर्गन की क्या हो जाती है, ओरिजिन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उनके क्या होते हैं, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्पीसीज मतलब सेम स्पीसीज का, सेम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का। यानी होमोलोगस की एक ट्रिक भी होती है कि होम आपका क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। उससे अगर एनालॉगस की बात करें तो ओरिजिन क्या होती है, ओरिजिन यहाँ पे क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, लेकिन फंक्शन क्या हो जाते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, फंक्शन क्या हो जाते हैं डिफरेंट स्पीसीज के, वो सेम हो जाते हैं। और यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो बैट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और ह्यूमन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमन के हैंड का और बैट के हैंड का। बैट का हैंड जो होता है उड़ने का काम आता है, ह्यूमन का हैंड आपका काम करने का काम आता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और इसी तरह ऑप्शन देखें तो विंग ऑफ इंसेक्ट एंड द बर्ड्स आर होमोलोगस ऑर्गन। तो विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड होमोलोगस ऑर्गन ये नहीं होगा। इंसेक्ट एक अलग जगह से आया है और बर्ड का भी होमोलोगस ऑर्गन मतलब जो विंग्स है वो अलग जगह से आया। तो ऑप्शन नंबर पी तो हमारा गलत हो जाएगा। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट्स आर एनालॉगस ऑर्गन। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो यहाँ पे विंग्स ऑफ इंसेक्ट को और इसको एनालॉगस ऑर्गन कह रहा है, यानी डिफरेंट जगह से आए लेकिन दोनों का काम उड़ने में ही आता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड द बर्ड्स आर एनालॉगस ऑर्गन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दोबारा ये इंसेक्ट और बर्ड को भी कह रहा है एनालॉगस ऑर्गन है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट का भी अलग जगह से आया, बर्ड का भी अलग जगह से आया, लेकिन दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, वर्क उनका सेम हो जाता है। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट्स आर होमोलोगस ऑर्गन। तो बर्ड का विंग और बैट्स का विंग दोनों एक ही जगह से आ सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन अगर सबसे सही देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सबसे सही होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक शायद दिक्कत हो सकती है कि विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, तो ये ऑप्शन हमारा होमोलोगस ऑर्गन, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इसका केवल क्यू और आर होना चाहिए। आप भी इसको चेक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आपको लगता है आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब होगा, उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, द फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर्ड इन द विच ऑन द फॉलोइंग पीरियड इन द पैलेजिक एरा। तो यानी यहाँ पे जो फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है वो कब आपके क्या होते हैं कि लाए गए थे, कब अपीयर्ड हुए थे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें अगर बात करें तो आपको फर्स्ट वर्टिब्रेट पता होगा क्या होता है, आपका ऑस्ट्रैकोडर्म होता है, जो कि एक सबसे प्रिमिटिव फिश कह सकते हैं या फिर वर्टिब्रेट कह सकते हैं। ये क्या थी, सबसे पहली वर्टिब्रेट थी जो कि अपीयर हुई थी। और ये अपीयर कब हुई थी, ये ऑर्डोविशियन एरा में अपीयर हुई थी, सिल्यूरियन में। और ये जॉलेस आपकी फिश थी, वर्टिब्रेट था। और सिल्यूरियन में आपका क्या हुआ था, इसके बाद आपका क्या होता है, फिर जॉलेस के बाद जॉ वाली फिशेस देखने को, वर्टिब्रेट देखने को मिले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसमें सबसे सही ऑप्शन ए वाला होगा, जो कि ऑर्डोविशियन होगा, जिसमें कि फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑस्ट्रैकोडर्म आपको देखने को मिलता था ऑर्डोविशियन एरा में, पैलियोजोइक एरा के। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन बोला, द शेप ऑफ द वीक ऑफ डार्विन फिंचर, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एंड द चेंजेस इन द हॉर्स टीथ, ऑल एग्जाम्पल ऑफ। देखिए क्या हुआ था, नेचुरल सिलेक्शन जब हुआ था कि डार्विन फिंचर्स अलग अलग बन गए थे, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म देखने को मिला, जिससे कि कई सारी आपके मॉथ्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट अलग प्रजाति बनी। उसके बाद हॉर्स टीथ को भी देखा गया कि पहले क्या होगा, जब से ग्रासेस कम होने लगी थी तो हार्ड ग्रास आने लगी, तो उनको खाने के लिए हॉर्स में टीथ इवॉल्व हुए, टीथ मतलब कि और ज़्यादा सॉलिड हुए, और ये क्या
अफेयर हुआ कि हॉर्स जो थे वो कई सारे मजबूत घास को भी, हार्ड घास को भी खा पाते थे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता, होमोलोगस स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन नेचुरल सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये सारे आपको पता होगा, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि हमने कई बार पहले भी पढ़ चुका है कि नेचुरल सिलेक्शन के सारे एग्जाम्पल होते हैं। ऑल द फॉलोइंग इज बिलीव्ड द कॉन्ट्रीब्यूट जीनोमिक डाइवर्सिटी अमंग वेरियस स्पीसीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जीनोमिक डाइवर्सिटी में बोल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन जो एक नहीं करता है उस पर टिक लगाना है हमें। तो जीन डुप्लीकेशन की बात करें जिसे कि हम जीन रेप्लिकेशन भी कहते हैं, और यहाँ पे बात करें तो आपका पेरेंटल जीन होता है, दूसरा एक नया जीन बनता है जिससे कि आपका क्या होता है, जीनोमिक डाइवर्सिटी बनती है, इसी वजह से जीनोमिक डाइवर्सिटी आती है। तो जीन डुप्लीकेशन ऑप्शन होगा। बात करें लैटरल जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर में भी क्या होता है कि एक जीन से दूसरे जीन में कन्वर्जन होता है, जिससे क्या होता है आपका कि डाइवर्सिटी आपकी यहाँ पे भी बनती है। तो डाइवर्सिटी यहाँ पे बनती है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं होगा जो जीनोमिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की बात करें तो क्रोमोसोमल क्या होता है, क्रोमोसोमल का कोई एक पार्ट क्या होता है टूट के डिफरेंट दूसरे पार्ट पे आके लग जाता है, तो उसके क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट होता है, या फिर खुद के क्रोमोसोम पे ही आके लग जाता है दूसरे डिफरेंट रीजन पे, तो इससे भी क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। जीन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये सेल में होने वाला बेसिक एक जनरल फिनोमिना है जिससे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आती नहीं है, क्योंकि ये एवरी सेल में होता रहता है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे कि नए जीन बनते रहते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की अगर बात करें तो ऐसा क्या सिलेक्शन होता है जिसमें कि आपकी क्या होती है, जो नेचर होती है वो क्या करती है, एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को, यानी दोनों तरीके से एक सिमिलर एरिया को कह सकते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को फेवर करती है, यानी ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर इसका आप एग्जांपल लेंगे तो आपका क्या होता है कि बेबी का बर्थ होता है तो उसका वेट आप देख सकते हैं 2 kg से लगभग 3 kg, 5 kg या फिर 4 kg तक मैक्सिमम माना जाता है कि इसके बीच में अगर है तो वो क्या होगा, अच्छा वेट माना जाएगा। इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। तो बोथ एक्सट्रीम, यहाँ पे बोल रहा फेवर्स किसको करता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, बोथ एक्सट्रीम फ्रॉम द ट्रेट, तो एक्सट्रीम को नहीं फेवर करता है। इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्रेट, बिल्कुल सही, इंटरमीडिएट फॉर्म के ट्रेट को यहाँ फेवर करता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस, नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। वन एक्सट्रीम फ्रॉम ओवर द एक्सट्रीम, ये भी नहीं होगा कि एक एक्सट्रीम हो दूसरा कमज़ोर हो, तो इस पर भी नहीं होगा। इंटरमीडिएट होता है, यानी दोनों क्या होते हैं, बैलेंस होने चाहिए, यानी दोनों कैरेक्टरिस्टिक को फेवर करता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। यहाँ बोल रहा है द जीनस रेगेल्टिस is a group of small brightly colored flies. Each species in the genus feeds during the larval stage on the fruit of just one plant family, and when the larvae hatch into adult, they coat and mate the same fruit. The species that feed on the fruit from different plant family reproductive isolated by. तो यहाँ क्या होता है कि आपका एक फ्लाइज हैं जो कि डिफरेंट कलर की हैं, वो क्या करती हैं, एक प्लांट है उनका, वो जिस प्लांट से निकलती हैं या फिर जिस प्लांट पे पैदा होती हैं वापस आके केवल उसी प्लांट पे रिप्रोडक्शन करती हैं और उसी पे आके फीड भी करती हैं। यानी अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट प्लांट है तो उसकी स्पीसीज जो होगी केवल उसी प्लांट पे आके फीड करेगी, उसी पे आके रिप्रोडक्शन ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेगी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक स्पीसीज अलग बन जाती है जो कि केवल उसी प्लांट पे फोकस करेगी, दूसरी स्पीसीज भी अलग हो जाएगी जो उसी प्लांट पे केवल रिप्रोडक्शन शो करेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये इकोलॉजिकल आइसोलेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें कि क्या होता है कि डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि एक स्पीसीज अलग हो जाती हैं और एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। टेम्पोरल नहीं होगा, बिहेवियरल भी नहीं होगा, इसमें बिहेवियर का कोई वर्क नहीं हो रहा। मैकेनिकल नहीं होगा, जिसमें कि मैकेनिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन टू रिलेटेड पॉपुलेशन दैट हैव द बीन जियोग्राफिकल आइसोलेटेड कम बैक इनटू कांटेक्ट, मान ली जियोग्राफिकल आइसोलेट हुई थी कुछ पॉपुलेशन, वो अगर वो वापस क्या होती है, जियोग्राफिकल बैरियर उनमें से क्या हो गया, हट जाता है, जिससे कि वो वापस स्पीसीज कांटेक्ट में आ जाती हैं। रिटेन देयर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, वापस से रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। कम्पीट फॉर रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, कम्पीट फॉर रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती हैं। दे मे बी डाइवर्जेंस इन ट्रेट नोन एज, तो उनके अंदर जो ये कैरेक्टर अब आएंगे तो वो किस तरीके के होंगे, कैरेक्टर कन्वर्जेंस होंगे, सिबलिंग स्पीसीज कहेंगे, फाइलेटिक को इवोल्यूशन कहेंगे,
या फिर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो एक पहले स्पीसीज़ थी वो क्या हुआ, जियोग्राफिकल एरिया आने की वजह से क्या हो जाती है, वो एक अलग अलग स्पीसीज़ दो बन जाती हैं। अब जो दो ये अलग अलग स्पीसीज़ हो जाती हैं, इनके बीच में पहले जियोग्राफिकल बैरियर था, अब वापस ये जियोग्राफिकल बैरियर क्या हो जाता है, हट जाता है, तो वो वापस एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। तो इस तरह की स्पीसीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे से फिर इनका करैक्टर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, या फिर एक दूसरे करैक्टर ले लेती हैं। तो जब एक दूसरे करैक्टर ले लेती हैं वापस से, ये सारी चीज़ें फिर से कम्पीट करने लगती हैं रिसोर्सेज के लिए, तो इसे हम करैक्टर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा, जिसमें कि आपका क्या होता है, सिलेक्ट एक्सक्लूसिव फिटनेस का वो लॉ होता है, जिसमें कि दो स्पीसीज एक एरिया में आके डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे पे क्या करती हैं, फीड करने लगती हैं, कंपटीशन शो करती हैं, तो उसमें वहाँ करेक्टर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर पहले रहता है वापस हट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सबसे सही ऑप्शन होगा। तो आज हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। लास्ट में बस यही आपसे कहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए भी ऐसी वीडियो हमेशा आ सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सभी को टेक केयर।